नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे भाषाई अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है अभिमान, गर्व, मान, सम्मान, अहंकार आदि। डिक्शनरी में बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। मनुष्य समाज में जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है और धीरे धीरे दूसरों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। इस पहचान में जब अहम की भावना घर कर जाती है तो अस्मिता का प्रश्न उठता है। स्वयं को दूसरों से कमतर न मानना ही अस्मिता के प्रश्न को जन्म देता है। दलित अस्मिता, नारी अस्मिता, आदिवासी अस्मिता आदि के मूल में यही प्रश्न घूमते दिखाई देते हैं। जहाँ एक से अधिक वस्तु होने का भाव होगा वहाँ अस्मिता का प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। यही कारण है कि इस बहुभाषी समाज में अस्मिता एक मूल प्रश्न के रूप में हमारे समक्ष आता है। भारत एक बहुभाषी देश है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन समय से लेकर अब तक कई भाषाएं अस्तित्व में आई, जिनमें कुछ भाषाएं ऐसी थी जिनका आगे जाकर विकास हुआ, तो कुछ अन्य भाषाएं ऐसी भी थी जो भ्रष्ट होकर अपना अस्तित्व खोकर समाप्त हो गई। कुछ भाषाएं बोलचाल तक सीमित रही, तो कुछ अन्य भाषाओं ने साहित्य और सत्ता पर राज किया। आज भी हमारे देश में कई भाषाएं और बोलियां लिखी पढ़ी व बोली जाती हैं, परंतु इन सभी भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया जाना या 8वीं अनुसूची में शामिल करना संभव नहीं है। फिर भी भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी न किसी भाषा को लेकर विवाद चलता रहा। हर एक जन समुदाय की अपनी अलग भाषा होती है, जिसे उस समुदाय की पहचान कहा जाता है। यह भाषा ही है जो अन्य सलीला की तरह समाज के भीतर प्रवाहित होकर एक निश्चित समुदाय के व्यक्तियों को अभिव्यक्ति के धरातल पर जोड़ती है। इस तरह भाषा समाज को धारण करती है। अतः एक दृष्टि से समाज की अस्मिता भाषा की अस्मिता से अलग नहीं होती। सामाजिक अस्मिता पद्धति अनुमान पर आधारित है, जो लोगों को अपने आप को अनुग्रह में देखने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक अस्मिता पद्धति का मूल विकास व्यक्तिगत व्यवहार के नमूनों का वर्णन करने के लिए तब हुआ जब वे बिखरे हुए समूह से एक निश्चित समूह में आवंटित हुए। शीघ्र ही यह महत्वपूर्ण सामाजिक समूह की सदस्यता के ज्ञान और व्यवहार को प्रभावशाली रूप में समझने के लिए एक ढांचे के रूप में प्रस्तावित की गई। इसके अलावा विलियम और गिल्स ने सामाजिक अस्मिता की नारीवादी पद्धति की चर्चा की, जो लिंग अस्मिता और भाषा को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा एक ओर जहाँ परिवार और समाज को बांधने का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर भाषा ही समाज में अलगाव का कारण भी बनती है। प्रायः ऐसा होता आया है कि एक समय में एक ही भाषा का वर्चस्व रहा है। जैसे किसी समय में संस्कृत भाषा का अपनी समकालीन अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व था। इसके अलावा एक समय ऐसा था जब अपने ही देश में अपनी भाषा की तुलना में अन्य भाषा जैसे अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया। अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व तो आज तक हमारे देश पर बना हुआ है। अपने देश में रहकर दूसरे देश की भाषा के वर्चस्व को अपनाकर अपनी अस्मिता को अनदेखा करने जैसा है। किसी भी देश समाज की भाषा उसकी संस्कृति और उसके समाज की पहचान होती है। यही कारण है
कि हम आज एक ओर हिंदी बनाम अंग्रेजी देखते हैं तो दूसरी ओर हिंदी बनाम अन्य देशीय भाषा को देखते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अस्मिता होती है, परंतु जब हम राष्ट्र संदर्भ में अस्मिता की बात करते हैं तो अस्मिता का विषय और भी गंभीर हो जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न ये उठता है, इन अनेक भाषाओं में से वह कौन सी भाषा है जो हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बयान कर सके? वो कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके? क्या भाषा का दर्जा मिलने पर ही कोई भाषा भाषा कहलाएगी? भाषिक अस्मिता समाज को जोड़ने के अलावा कभी कभी अलगाव का कारण भी बनती है। यह अलगाव भाषा से प्रारंभ होकर जाति, धर्म, वर्ग आदि तक भी पहुंच जाता है और इस प्रकार यह स्थिति अत्यंत भयावह बन जाती है। भाषा के कारण कई विभिन्न जातियों के मध्य अलगाव को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कई बार क्षेत्रीयता के आधार पर भी भाषा को सहारा बनाकर हमारी एकता को विखंडित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु तेलुगु भाषा को क्षेत्रीयता का आधार बनाते हुए एक तरफ उसमें एकता का भाव पैदा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसे विशिष्ट सिद्ध करते हुए हिंदी, तमिल आदि अन्य इकाइयों से काटने की ओर भी प्रवृत्त होते हैं। जो स्थिति आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषा की है, उससे भिन्न कोई स्थिति तमिलनाडु और तमिल कर्नाटक और कन्नड़ महाराष्ट्र और मराठी आदि क्षेत्रों की नहीं है। भाषा और जेंडर, सेक्स और जेंडर को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि ये अंतर समाज में स्त्री और पुरुष के सामाजिक और पारिवारिक कार्यों का भी निर्धारण करते हैं। भाषा, लिंग और क्षमता समान अधिकार लेकर 60 और 70 के दशक में अध्ययन में आया। भाषा की भूमिका के संबंध में पहला कार्य एक नारीवादी स्त्री द्वारा 1970 के दशक में प्रकाश में आया। उन्होंने सामाजिक नित्यक्रम में भाषा की असमानता को पहचाना। उदाहरण के लिए एक युगल के बीच आपसी बातचीत में जेंडर की भूमिका को देखने के लिए एक अन्वेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि महिला पुरुष की एक बड़ी मात्रा में सहयोग करती है। महिलाओं को निम्न स्तर के कार्यों को करने के लिए दबाव दिया जाता है, जिससे कि वे निम्न स्तर के कार्य ही कर सकें। एक पति पत्नी के बीच वार्तालाप का छोटा सा अंश देखिए। प्रातःकाल का समय है। पति: 7 बज गए होंगे। पत्नी: चाय का पानी रख दिया है, अभी लाती हूँ। हाँ, अखबार नहीं आया, अभी लाती हूँ। चश्मा रखा था कहीं, अभी देखती हूँ। हर घर में ऐसी बातचीत हमारे यहाँ रोज होती है। आप देखिए कि पति हर बार स्टेटमेंट देता है। वह न तो प्रश्न पूछता है, न कुछ मांगता है, न ऑर्डर देता है, न याचना करता है, केवल एक विवरणात्मक वाक्य बोलता है। लेकिन पत्नी हर वाक्य को एक आज्ञा मानती है। वास्तव में पति क्या कह रहा है, कैसा संप्रेषण है, यह अगर कोई आपसे पूछे 7 बज रहे होंगे तो उसका स्वाभाविक उत्तर होगा, नहीं अभी तो 6 बजे हैं, या 7:10 हो गए हैं आदि। पत्नी को मालूम है कि वास्तविक संप्रेषण है, तुम मेरी पत्नी हो। पति का दर्जा समाज में ऊंचा होता है, ये ध्यान में रखना पत्नी का काम है कि पति को 7 बज गए चाय मिले और उसके साथ ही पत्नी उसे अखबार वो उसका चश्मा भी दे। वास्तव में इस संवाद की कोई संप्रेषणात्मक आवश्यकता नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह औपचारिकता एवं नित्य इसका दोहराना विशेष महत्व रखता है। इस संवाद में पत्नी का स्थान एक आज्ञाकारी नौकर से अधिक नहीं है। अभी लाती हूँ, अभी देखती हूँ आदि। पति का स्थान ऐसा है जो उसे आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं। समझदार को इशारा काफी है। 7 बज रहे होंगे यानी तुम अभी तक चाय क्यों नहीं लाई। अखबार नहीं आया यानी अखबार कब का आ चुका होगा और तुम अभी तक नहीं लाई।
चश्मा रखा था यहीं, यानी मैं चश्मा कहीं भी रखूं उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। चाय और अखबार के साथ चश्मा देना तुम्हारा काम है। भाषागत औपचारिक संवाद जिस तरह से सामाजिक शोषण को सहारा देता है, इसका छोटा सा नमूना है। A.T. जीसन कहते हैं कि महिलाओं पर समाज के द्वारा अच्छा व्यवहार और सभ्य भाषा बोलने का दबाव दिया जाता है, क्योंकि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, तो उन पर यह दबाव अधिक दिया जाता है, जिससे वे अपने बच्चों को सामाजिक दृष्टि से प्रगति करने योग्य बना सकें। समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, रूढ़िवादिता समाप्त हो रही है। पहले महिलाएं केवल घरों में बैठकर चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती थी, परंतु जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज के विकास के साथ ही हमारे रहने उठने बैठने में भी परिवर्तन आया। पहले स्त्रियों को घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना सभ्यता की निशानी मानी जाती थी, परंतु आज समय बदल रहा है। स्त्री केवल घर के चूल्हा चौका तक ही सीमित न रहकर बल्कि मल्टीनेशनल कार्यालयों तक भी कार्य कर रही हैं। आज वे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। महिलाओं की इस बदलती हुई स्थिति से उसका रहन सहन तो बदला ही है, साथ ही उसकी भाषा में भी बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में जब से महिलाओं ने घर से बाहर जाकर काम करना प्रारंभ किया है, कामकाजी महिलाओं और पुरुषों की भाषा में बहुत कम अंतर दिखाई देता है। स्त्री और पुरुष की भाषा में निम्न अंतर पाया जाता है। पामेला फिशमैन का कहना है कि पत्नी अपने पति को वार्तालाप के समय विषय के विकास के लिए और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अल्प मात्रा में उत्तर देती रहती है, जैसे हूँ, हाँ आदि, परंतु उसका पति प्रतिक्रिया देने में या तो विलंब करता है या फिर बात को काटकर कम कर देता है। इस प्रकार उसका व्यवहार असहयोगी होता है। जल्दी ही भाषा और लिंग पर पहला कार्य, भाषा और स्त्री का स्थान नाम से स्त्रीवादी लेखिका रॉबिन लकोफ का 1973 में दिखाई देता है और पुस्तक के रूप में 1975 में। अपनी इस प्रभावशाली पुस्तक के माध्यम से लकोफ ने अपने विचारों को आगे प्रस्तुत किया है कि जो अन्य स्त्रीवादी लेखिकाओं के द्वारा बहुत अधिक पसंद किए गए। वहाँ लकोफ स्त्रियों की भाषा में भेदभाव होने का दावा प्रस्तुत करती हैं। वे उन दोनों भाषाओं के बारे में बताती हैं, भाषा जो स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है और भाषा जो उनके बारे में उनके लिए प्रयोग की जाती है। अपनी कमजोरी और अतिशयता के बावजूद स्त्रियां उल्लेखनीय और दूसरों से भिन्न भाषा का प्रयोग करती हैं। लकोफ ने स्त्रियों की भाषा के कुछ लक्षण जैसे स्त्रियों के कार्यों, शब्दकोश, सुनिश्चित व्यवहार, प्रभावशाली विश्लेषण, बहुनम्र शब्द आदि के बारे में चर्चा की है। देखा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष की भाषा में अंतर शब्दों के प्रयोग, उच्चारण करने के तरीके, व्याकरण प्रयोग और शैली आदि सभी स्तरों पर हमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई पड़ता है। एक स्त्री की भाषा में हमें घर, बच्चे और रसोई आदि से संबंधित शब्दावली अधिक मात्रा में मिलती है, जबकि एक पुरुष की भाषा में हमें कार्यालय, राजनीति, समाज आदि से जुड़े प्रश्न अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि एक स्त्री की भाषा शैली एक पुरुष की भाषा शैली की अपेक्षा अधिक कोमल होती है। भाषा में इस प्रकार के अंतर पैदा होने का कारण यह भी है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज पर पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण ही भाषा पर भी पुरुषों का वर्चस्व देखा जा सकता है। आप देखिए कि एक पुरुष अपनी पत्नी को तू, तुम या उसका नाम लेकर उसे संबोधित करता है, जबकि एक पत्नी अपने पति को आप या एजी अथवा बच्चे के नाम से संबोधित करती है। दूसरा, हमारे यहाँ स्त्रियों को हमेशा आदर्श प्रस्तुत करने के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में आज घर परिवार नाम की संस्था को चलाने का जिम्मा औरत पर ही है, फिर चाहे वो कामकाजी ही क्यों ना हो। पर जब बात बच्चों की आती है तो उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करने, सही गलत का एहसास कराने, आदर्श जीवन, आदर्श बातें, ये सभी घर की औरत ही बच्चे को सिखाती है।
इसलिए उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसका जीवन आदर्शवादी हो और वह परिष्कृत भाषा का प्रयोग करे। यह माना जाता है कि बच्चे माँ के साथ अधिक रहते हैं, इसलिए बच्चा पिता से अधिक माँ से सीखता है। इसलिए यह आवश्यक है माँ की भाषा अधिक परिमार्जित होनी चाहिए। तीसरा, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भाषा के कई रूप ऐसे होते हैं जहां आज भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। उदाहरण के लिए हम गौर करें, हम देख पाएंगे कि समाज में जितनी भी गालियां दी जाती हैं, लगभग सभी गालियां ऐसी हैं जो स्त्रियों को या उनकी यौनिकता को आधार बनाकर दी जाती हैं। चौथा, हम देख सकते हैं कि व्याकरण में भी स्त्री पुरुष भाषा भेद पाया जाता है। हिंदी में पुरुष के लिए आकारांतक और स्त्री के लिए इकारांत क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे गाता है, गाती है। परंतु यदि किसी स्थान पर पुरुष और स्त्री दोनों का वर्णन किया गया हो तो क्रिया पुल्लिंग ही आती है। सीता और राम गाते हैं, राम और सीता खाते हैं आदि। इसी प्रकार विशेषण में भी इस प्रकार का अंतर देखा जा सकता है, जैसे अच्छा, अच्छी, विद्वान, विदुषी, गुणवान, गुणवती, प्यारा, प्यारी आदि। अंग्रेजी भाषा में तो यह अंतर सर्वनाम के स्तर पर भी देखा जा सकता है, जैसे ही, शी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष की भाषा में अंतर की एक लंबी परंपरा रही है। परंतु फिर भी ये कहना न होगा, जब से स्त्री घर की चारदीवारी से बाहर निकली है, पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, तब से उसकी भाषा में ये बदलाव देखा जा सकता है। परंतु इसका प्रतिशत अभी बहुत कम है। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पेपर से संबंधित और वीडियो बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।